स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 9 के मिड टर्म एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस का 6 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसका इवनिंग शिफ्ट का पेपर लाए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले भी आप इवनिंग शिफ्ट वाले के पेपर भी देख सकते हैं एंड इवनिंग शिफ्ट वाले मॉर्निंग का भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया रहना चाहिए कि कैसा पेपर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग आता है। तो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया रहेगा। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से पूरा। अब यहाँ पे भी आपको वही सेम इंस्ट्रक्शन थे। 24 क्वेश्चन है, 20 अटैम्प्ट करने थे। 22 क्वेश्चन है, 18 अटैम्प्ट करने थे। 12 क्वेश्चन में से 10 एंड 2 क्वेश्चन मैप पे बेस्ड है, वो दोनों ही आपको करने थे। 0.8 मार्क का वर्क आपका है और 4 चॉइसेस दे रखी है, आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थी वो किसने लिखी थी, तो वो जीन जॉक रूसो ने लिखी थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पर ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फ्रांस में किसके शासन को आतंक का युग कहा जाता है, तो आतंक का युग आपको पता है रॉबेस्फेयर के शासन को कहा जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रॉबेस्फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फ्रांस को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया, तो 1792 ई में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में पहले फ्रांस में चली आ रही थी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो जो पहले जो आई थी वो ई स्टेट जनरल थी। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ को ए ऑप्शन ई स्टेट जनरल हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का यमुनोत्तर माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सी ऑप्शन 82°30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। तो इसमें आपका सी का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो वो मलाबार तट कहलाता है। तो इसमें आपका मलाबार कोस्ट यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, बाढ़ वाले नए तथा युवा निष्पेषों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे खादर कहा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन खादर करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो कहाँ स्थित है लक्षद्वीप समूह, वो अरब सागर में स्थित है। तो इसमें आपका अरब सागर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पाक जल संधि है, तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है, तो कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है, तो इसमें आप देखिए बीज बोना जो है वो गैर कृषि क्रिया नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर डी पे टिक करेंगे। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो स्थायी पूंजी आपको पता है कच्चा माल जो है वो रॉ मटेरियल स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है। मानव पूंजी एक पूंजी है जो कि क्योंकि उसमें आप देखिए इनमें से ज्ञान और कौशल है। ह्यूमन इज अ कैपिटल बिकॉज इट हैज़ नॉलेज एंड स्किल। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, 14 में आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण क्षेत्र के अंदर आता है, तो उद्योग यानी इंडस्ट्री आती है। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 है, संध्या अपने परिवार के लिए गमले टमाटर उगाती है, उनका ये कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा, तो टमाटर उगाती है। तो आप देखिए वो गैर बाजार क्रिया में आएगा, वो अपने परिवार के लिए तो कमाती, नॉन मार्केट एक्टिविटी आ जाएगी। वो अपने परिवार के लिए उगाती है, किसी और को नहीं देती, कहीं और बेचती नहीं है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो कौन थे, भगत सिंह, तो इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 16 का आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, भारतीय संविधान स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा हमारे डैश की अभिव्यक्ति है, तो संकीर्ण विचार यानी सेक्शन थॉट, इसमें आपका आइडियल्स आ जाएगा, आदर्शों की अभिव्यक्ति है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान आपको देखना है, फाइंड द करेक्ट मैच। तो आप देखिए जी बिडेन डेमोक्रेटिक रूलर था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर 18 पे सी टिक कर लेंगे। 19 का आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन करता है, तो तीनों ही लोकतंत्र के लिए समर्थन करते हैं। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है,
ये तर्क देने का इसमें कौन सा कारण सही नहीं है। तो ये तर्क जो आपको दिया गया है उसमें कौन सा सही नहीं है, तो जनता जो है सशस्त्र विद्रोह करती है, ये कारण सही नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पीपल आर ग्रेट रिबेलियन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन को लोकतंत्र की विशेषता। तो आप देखिए ये नेताओं के हाथ में है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी है, मुकाबला, ये तीनों ही है। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डैश ने अपने नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं कि किसी रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो किसने बनाए हैं, तो वो आप देखिए एस्टोनिया ने बनाया है। तो इसमें आपका एस्टोनिया आ जाएगा। 23 है क्वेश्चन, वर्ष 2000 तक मैक्सिको में PRI यानी इंस्टॉलेशन रिवॉल्यूटरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से अनुचित कदम उठाती थी। तो कौन कौन से उठाती थी, वो क्या करती थी, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेना अनिवार्य था। वो सरकारी स्कूल के अध्यापिका विद्यार्थियों के माँ बाप से PRI के वोट देने को कहते थे। अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र को बदल देना। तो ये आप देखिए तीनों ही वो करेक्ट है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे, ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश का एक उदाहरण है। तो आप देखिए लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, इंडिया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इंडिया करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी, नीचे दिए गए चित्र किसका प्रतीक है। तो ये समानता का प्रतीक है। तो आप इसमें देखिए आप इस पे 25 पे सी ऑप्शन समानता कर लेंगे, यानी इक्वालिटी। नेक्स्ट है यहाँ दृष्टि बधिर छात्रों के लिए 25 क्वेश्चन एक और दे रखा है। अपनी पूंछ एक मुंह के लिए मूछ में लिए सांप किसका प्रतीक है, समानता का ही। तो इसमें भी आपका एटर्निटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे ई स्टेट को इंगित करता है। तो तीसरे ई स्टेट में आप देखिए कुलीन वर्ग जो है वो नहीं आता। तो आप देखिए इसमें भी कुलीन वर्ग है, इसमें भी कुलीन वर्ग है और इसमें भी कुलीन वर्ग है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे, कारीगर, वकील और व्यापारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए इन कार्यों को नीचे दिए गए विकल्प में चुनिए। तो नेशनल असेंबली क्या क्या कार्य करती थी, वो सामंती व्यवस्था का अंत करती थी, चर्च द्वारा एकत्रित करों को समाप्त कर दिया। तो केवल 1 और 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है इसमें। तो इसमें आप ओनली फर्स्ट एंड सेकंड में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें मैचिंग आपको अपनी देखनी है, जो मैं बताऊंगी आप वो देखेंगे। 28 है तो आप इसमें देखिए फर्स्ट का जो है ऑप्शन वो डी हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष कर आपका टाइल हो जाएगा। सेकंड का बी हो जाएगा, धार्मिक कर जो है आपका वो टाइद हो जाएगा। थर्ड है आपका थर्ड का सी हो जाएगा, थर्ड का आपका सी है, यानी बास्तिल के किले का पतन 1789 में हुआ था। और फोर्थ का ए हो जाएगा, यानी फ्रांस का सार्वजनिक राजतंत्र बनना 1791 में। तो आप देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे, तो 28 का ए हो जाएगा। तो आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे, ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपका संकल्पना और कारण यानी कारण और कथन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जोकोबिन क्लब के सदस्यों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। जोकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो अब इसमें आप देखिए संकल्पना और कारण दोनों सही है और कारण संकल्पना को सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें आप देखिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो इसमें भी आप ए पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी संकल्पना और कारण दे रखे हैं। तो काली मृदा का निर्माण ऑग्नेशिक शैलों के अपरदन से हुआ है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो आप देखिए 30 में आप देखिए संकल्पना और कारण दोनों ही सही है, पर जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करना संकल्पना की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, तो इसमें आप बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती। तो वो मध्य प्रदेश है। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया आपको कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन यानी
पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? वो कोंकण कहलाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन कोंकाण हो जाएगा। 33 है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान कीजिए। तो गलत कथन आप देखिए, 82 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। तो गुजरात से नहीं होती, वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से उतरती है। तो इसमें आपका ये आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आप सी पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखिए, मालदीव भारत के पूर्व में समुद्र पार एक स्थित पड़ोसी राज्य है। तो पूर्व में नहीं है, पश्चिम में है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कथन को आपको देखना है, भारत के उत्तरी मैदान का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और मिट्टी का उपजाऊ होना है। तो ये आप देखिए केवल सभी 1, 2, 3 सत्य हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑल 1, 2 और 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। आपको भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप बता रखा है? ये क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है। ये आधारचार भालू के टीले नजर आता है। तो आप देखिए ये भारतीय मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें डी ऑप्शन द इंडियन डेजर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में भी असर्शन और रीजन है, खेती की आधुनिक कृषि विधियों से मिट्टी उर्वरता कम हो गई। आधुनिक कृषि विधि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। तो आप देखिए इसमें आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में आप इसमें भी जो है आपका ए ऑप्शन टिक कर लेंगे। 38 दे रखा है, सांख्यिक रूप में भारत में बेरोजगारी दर निम्न है। बड़ी संख्या में लोग निम्न उत्पादकता कार्य या निम्न आय में काम करते हैं। तो आप देखिए 38 में आपका जो असर्शन जो है वो गलत है, पर जो रीज़न है वो सही है। तो आप देखिए डी संकल्पना ए गलत है पर कारण सही है। तो आप डी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो आप इसमें ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अभय एक कृषि मजदूर है जिसके पास साल के केवल कुछ महीने ही काम होता है। ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है? ये मौसमी बेरोजगारी है। तो इसमें आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो कुपोषण में वृद्धि यानी इंक्रीज इन मेल न्यूट्रिशन, ये बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ना हो कि किसी वंशक किसी खानदान से हो। तो इसमें आप देखिए बी ऑप्शन यानी गणराज्य करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर गणराज्य कर लेंगे। यानी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन अ नॉट हेरिडिटरी पोजीशन। तो इसमें रिपब्लिक बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें आप देखिए जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा करने का अर्थ क्या है? तो उनकी सेवा करने का अर्थ ये है कि अवसर की समानता का अंत, अज्ञानता का अंत और जनता की सेवा, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संविधान शासन के प्रमुख के नाम को स्पष्ट भी करता है, संविधान के अधिकारों की सीमा को तय भी करता है और संवैधानिक अधिकारों को भी तय करता है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो आप देखिए इसमें आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी सत्य हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है? तो इन सभा में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। डी जो है वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा में संदर्भ में नहीं है? तो कौन सा जो संदर्भ में नहीं है? तो आप देखिए भारत संविधान की नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान की संपूर्णता को सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान अपने न्याय को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आप देखिए ये सभा के संदर्भ में सही है, यानी इसमें आपका डी ऑप्शन जो है तीनों ही सही है। तो आप इसमें ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो भी आपका संकल्पना और कारण के बेस पर क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए जिस देश के पास संविधान है वे लोकतांत्रिक हो, ये ज़रूरी नहीं। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। तो आप देखिए संकल्पना सही है पर कारण गलत है। तो ये सिर्फ उस शासन की पद्धति के विषय में नहीं,
ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर सी पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें आप ये पढ़िएंगे अच्छे से और ये इंग्लिश में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। 47 में सेंसरशिप जो है वो कि सेंसरशिप की समाप्ति कानून फ्रांस में कब लागू हुआ? तो ये 1789 में हुआ था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र के बारे में सही है? तो प्राचीन राजतंत्र के बारे में आप देखिए, ये तीनों ही भाषण में अभिव्यक्ति की संख्या, राजा के सेंसर धारक की नियुक्ति करना और किसी को भी विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की इजाज़त। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। अब प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ था, तो प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ था? प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किया जा सकता था और हर एक पक्ष को अपना दृष्टिकोण रखने की आज़ादी थी। तो इसमें फर्स्ट भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आप इसमें ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ कर लेंगे। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों लोगों की उपस्थिति क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि लोग साक्षर हो रहे थे। तो इसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि दार्शनिक के दृष्टिकोण को समझने का तरीका था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इट वाज मीन्स टू अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कराया गया था? तो किसके द्वारा? वो राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू अ नेचुरल राइट? तो इसमें आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, लुई 16 एंड सेंसर ऑफ द किंग, यानी इसमें तीनों ही जो है आपके वो गलत हैं। नॉन ऑफ दिस इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सी, इसमें तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 52 में स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिक के पंडित रूप लेखन को समझने और जुड़ने का प्रमुख तरीका था नाटक भी था, संगीत भी था, उत्सवी जुलूस भी था। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है हमारा। गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो गेहूँ जो हमारी वो रबी फसल है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आलू की खेती किन महीनों में की जाती है? तो आलू की खेती अक्टूबर से दिसंबर में करी जाती है। तो इसमें आपका अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए, बाजरे का प्रयोग पशुओं के चारों के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपका ये कथन सही है। तो आप इसमें थर्ड कर लेंगे। और जो है खरीफ की फसल बरसात के महीनों में उगाई जाती है। तो फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। तो इसमें आप सी ऑप्शन पे फर्स्ट एंड थर्ड कर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 56, पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसल पैदा करने लगे? तो वो एक वर्ष में आप देखिए वो 3 फसल को पैदा करने लगे। तो इसमें आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वर्ष में अधिक फसल पैदा करने में निम्नलिखित में से किस साधन ने सहायक दी? तो आप देखिए बिजली ने सबसे ज़्यादा सहायक दिया। तो इसमें आपका बिजली आ जाएगा। तो आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आप देखिए, किसान पहले कुओं में रहकर सिंचाई क्या करते थे। कुछ प्रारंभिक नलकूप सरकार द्वारा चलाए गए, बाद में लोगों ने निजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिए। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तो आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 59 है। आपको पहले मैप देखना है अच्छे से, फिर उन क्वेश्चंस को करना है। तो ये आपका मैप है, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या फिल करना है। तो ए को राजधानी दे रखी है। आपको ए में क्या दे रखा था? राजधानी। तो ए जो है वो उड़ीसा राज्य था, तो वो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। तो आप इस पर भुवनेश्वर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र पर एक पर्वत चोटी है और पर्वत चोटी वो कौन सी है? वो अनाई मुदाई है। तो अब इसमें
अनाई-मुदी कर लेंगे, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके वो दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए तो वही क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो है कोलकाता एंड लद्दाख नाई-मुदाई पर्वत चोटी किसमें है, वो केरल में, तो आप इसमें केरल कर लेंगे। तो आप देखिए, तो वो पश्चिम बंगाल आपको दे रखा है, तो वो आप इसमें कोलकाता हो गया, तो आप इसमें भुवनेश्वर नहीं कोलकाता कर लेंगे। तो आप इंग्लिश में भी कोलकाता कर लेंगे, तो उसमें मैंने ध्यान से नहीं देखा था, वो कोलकाता है, आप कोलकाता कर लेंगे। तो आज की जो आपकी वीडियो है जो आपका पूरा इवनिंग शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्व कर लिया एंड आपको आप देखिए आपका जो पेपर है बहुत इजी आया था एंड एसएसटी का एग्ज़ाम था। जो भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए आपको उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे, सैम्पल पेपर में से आए थे। तो आपको अगर आपका एसएसटी बुरा भी गया, अगर आप नहीं पढ़ पाए, पर आपको मैथ्स में नहीं करना है। मैथ्स में आपको जो मैं सैम्पल पेपर बनाऊंगी आप वो सॉल्व करना है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिए और सारा सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए मैथ्स में। जितना ज़्यादा आप मैथ्स में सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप चैनल पे वीडियो डल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।